सबसे पहले स्टार्ट किए थे हम किससे? सिंप्लीफिकेशन से। हम थोड़ी रिवाइज करते हैं चीजों को, इसके बाद एक मॉडल पेपर हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या स्टडी किए? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन यानी क्या होता है? सरलीकरण, ठीक है। अब देखो इसका मतलब यदि हम समझे तो ये होता है कि एक ही साथ एक इक्वेशन में जैसे जोड़ना भी आ गया, घटाना भी आ गया, गुणा भी आ गया, भाग भी आ गया। तो हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसी के बारे में आज देखेंगे। तो एक आपको बताया जा चुका है बोर्ड मास। कौन कौन जानता है इसके बारे में? बोर्ड मास सभी जानते हो, ठीक है। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी यदि इक्वेशन आता है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन आता है तो सबसे पहले हम उसका क्या सॉल्व करेंगे? बी। बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? ठीक है। तो देखो हम ब्रैकेट की बात करें तो ये ब्रैकेट होता है, ये इसको हम सबसे बड़ा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये मंझला होता है, इसके बाद ये छोटा होता है, ये बार ब्रैकेट होता है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने का सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा? हम घर पे चॉकलेट लाते हैं, सबसे पहले किसको देते हैं? छोटे वाले को, ठीक है। तो इसी तरह से समझना कि ये जो चारों लोग हैं इसको खाना मिलना जरूरी है। ये खा लिया तो फिर इसके बाद इसका नंबर आएगा, और ये तो फिर मम्मी पापा के टाइप के हो गए, ये लास्ट में जब बचेगा तो खाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद फिर छोटे वाले को, इसके बाद सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट? यदि है तो ये वाला, ये नहीं है तो फिर ये छोटा वाला, छोटा नहीं है तो ये मंझला वाला, इसके बाद फिर लास्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे बड़ा वाला। यदि ब्रैकेट सॉल्व हो गए तो ब्रैकेट के बाद क्या आता है? ओ। ओ स्टैंड फॉर ऑफ, या फिर का भी होता है इसका, ठीक है। इसका मतलब गुणा से भी होता है, पर ऑफ जहां होता है तो हम ब्रैकेट के बाद क्या करते हैं? ओ को सॉल्व करते हैं। डी स्टैंड फॉर डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग। इसके बाद यदि मान लो ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिए, ऑफ भी सॉल्व कर लिए, तो लास्ट हम इसके बाद क्या किसमें मूव करते हैं? डिवीजन वाले सेक्शन पे। डिवीजन वाले के बाद क्या आता है हमारा? एम। एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुणा। तो हमारा ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, ऑफ भी सॉल्व हो गया, डिवीजन भी सॉल्व हो गया, तो फिर हम इसके बाद क्या सॉल्व करेंगे? गुणा। भाग के बाद फिर क्या करते हैं? गुणा। और गुणा के बाद क्या होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ना और घटाना। ए स्टैंड फॉर एडिशन और एस स्टैंड फॉर जोड़ना और घटाना। हम इसके बारे में चूंकि पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम छोटे छोटे एक एग्जांपल लेके समझते हैं, हम इसके बाद जब पेपर सॉल्व करेंगे यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मान लो क्या ले लेते हैं हम, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन है 32 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 27 माइनस 16 माइनस 9। 16 माइनस 9 में बार ब्रैकेट है, इसके बाद छोटा, मंझला और फिर
बड़ा। इसको सॉल्व करना है। अब देखो हम इसको लेके चलेंगे तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ये बताओ कि क्या सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या आता है सॉल्व करने के लिए, ब्रैकेट। और ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट, बार ब्रैकेट। तो बार ब्रैकेट में हम देखते हैं कहां पे लगा हुआ है, जिसके नीचे भी लगा है हम उसको बस सॉल्व करते हैं, रिमेनिंग को छोड़ देते हैं। तो सॉल्व, रिमेनिंग चीजें हम एज इट इज लिखते हैं जैसी वो लिखी हुई है। 32 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 27 माइनस। अब हम इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे बार ब्रैकेट वाले को। ठीक है, तो बार ब्रैकेट वाले में 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। 16 में 9 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, आगे हम बढ़ेंगे फिर से। इसको सॉल्व कर लिया हम यहां पे। अब यहां पे देखेंगे ब्रैकेट सॉल्व हो गया क्या, तो बार ब्रैकेट सॉल्व हो गया, लेकिन इसके बाद छोटा ब्रैकेट बचा हुआ है, हम इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो 32 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 27 माइनस 7 कितना आ जाएगा 20। और जिसको सॉल्व करते जाते हैं ना उसका ब्रैकेट हो साइन हो सब हटाते जाएंगे। इसको सॉल्व किए, इसका साइन ब्रैकेट हटा दिए हम यहां से, 27 माइनस 7 20 आ गया, यहां पे लिख दिए। अब छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया तो मझला ब्रैकेट आ गया। अब इसके बाद मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 32 माइनस 48 डिवाइडेड बाई, ये सॉल्व करेंगे 36 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 36 में 20 निकाल देंगे 16 इतना आ गया। हम इसको सॉल्व किए। अब इसके बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, अब हमारा ये ब्रैकेट भी खत्म हो गया, तब बड़ा ब्रैकेट बचा। सबसे पहले हम बार ब्रैकेट सॉल्व किए, फिर छोटा सॉल्व किए, फिर यहां पे मझला सॉल्व कर दिए। अब यहां पे क्या सॉल्व करेंगे, बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो जहां 32 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 16, 48 में 16 का भाग दो, 16 त्या 48 कितना आया 3। अब ये मत समझना कि यहां पे हम भाग कर रहे हैं, यहां पे भाग करने का मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर है, हम इस ब्रैकेट ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज हो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे क्या आ गया 3, तो 32 माइनस 3, 32 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आएगा 29, 29। तो हमारा आंसर क्या आ गया। और यह समझना कि वहां पे इतना सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, क्विक करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बाद हम क्या पढ़े थे, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जानते भी हैं कि हमारी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, ठीक है, सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, भाज्य कौन सी होती है, अभाज्य कौन सी होती है, पूर्णांक कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ऑलमोस्ट पढ़े हुए हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल नंबर वो होती है जिसे 1 से लेकर हम अनंत तक कोई भी संख्या हो। ठीक है, जो भी चीजें काउंटिंग के लिए यूज की जाती है वो क्या होती है, नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या, यदि हम नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या में 0 को भी ऐड कर देते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या या होल नंबर। सम संख्या क्या होती है, मैं एग्जांपल दिया था आपको, 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए उसके घर पे। मम्मी पापा 3 चॉकलेट लाए तो 3 चॉकलेट में क्या करेंगे, एक को 2 मिलेगी, एक को 1 मिलेगी। तो ये भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये विषम हो गया, मतलब वो दोनों के इक्वलिटी नहीं मान रहे, इक्वल नहीं मान रहे हैं। तो सम का मतलब ये होता है जो 2 लोगों में परस्पर डिवाइड हो जाए, एक बराबर, न एक को ज्यादा न एक को कम, दोनों का बराबर का बराबर। ठीक है, तो सम संख्या में क्या हो जाएगा, जैसे 2 से हो गया 4 6 8 10 12,
तो 2 से स्टार्ट करके ऐसी संख्या है जिसके इकाई स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सभी क्या होंगी? सम संख्या होंगी। विषम संख्या में बता ही दिया, लड़का लड़की है घर पे, उनके साथ एक भेदभाव करना है तो 3 चॉकलेट ले आए और बेटे को दे दिए, 2 दे दिए, बेटी को 1 दे दिए। बोले अरे हो गया, तुम समझ लो, तुम तो लड़की हो, है ना? करते हैं ऐसा तुम्हारे घर पे? है? तुम्हारी बहन है? नहीं है? चलो आज के डेट पे कोई नहीं करता है। तो वो कहने का मतलब यह है कि विषम संख्या वो होती है जो 2 लोगों में परस्पर पूरी तरह से विभाजित ना की जा सके। सम संख्या क्या होती है? विषम संख्या क्या होती है? ठीक है, अब इसके बाद पूर्णांक, आप इतना ही समझो, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य मतलब जो दूसरे से भाग देने पे ना विभाजित हो जाए पूरी की पूरी, उसे हम बोलते हैं भाज्य। अब ऐसा भी बोल सकते हो कि सर जैसे 7 ले लिए, तो 7 तो भी तो 1 से भाज्य है, 1 से भाग देंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, तो 1 या खुद को छोड़कर यदि किसी भी संख्या से कोई संख्या विभाजित हो जाती है वो भाज्य होती है, और यदि विभाजित नहीं होती है वो क्या होती है? अभाज्य होती है। समझ गए? इसके बाद हम फ्रैक्शनल नंबर पे हम मूव किए थे। क्या, कौन सी संख्या? भिन्नात्मक संख्या। फ्रैक्शनल नंबर कौन सी संख्या थी ये? भिन्नात्मक संख्या। भिन्नात्मक संख्या क्या होती है? क्यों? पांडे जी बताएंगे कुछ, क्या होती है? जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है जिसको, वो कौन सी संख्या होती है? फ्रैक्शनल नंबर या भिन्नात्मक संख्या। भिन्न बोलते हैं ना, जोड़ आता है भिन्न का, है पक्का, अभी हम लगवाएंगे। गुणा, यदि गुणा भाग जोड़ और घटाना भिन्न में आता है तो ऑलमोस्ट चीजें फिर इजी हो जाएंगी। लगभग 2-3 क्वेश्चन ऐसे इससे आते हैं, अभी देखना जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो भिन्न के भी रूप होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं? सम भिन्न में क्या होता है? हाँ, P अपान Q में P इज लेस देन Q, मतलब P की जो वैल्यू हो Q से क्या हो? छोटा हो, वो क्या होता है? सम भिन्न। विषम क्या होता है? P अपान Q में P इज ग्रेटर देन Q हो तो क्या होगा? विषम भिन्न। इसमें जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? 3/4, और इसमें जैसे हम एग्जांपल क्या लिख लें? 6/5। तो ये क्या हो गया? ये विषम भिन्न है, ये सम भिन्न है। और तीसरी क्या होती है? तीसरी क्या होती है? संयुक्त। संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त में 2 चीजें एक साथ मिल जाए, भिन्न और पूर्णांक दोनों एक साथ यदि हो तो क्या होता है? संयुक्त होता है। जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स P अपान Q, जिसमें x क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, और P अपान Q क्या है? एक भिन्न है, जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब ये बताओ, संयुक्त भिन्न को सरल भिन्न में बदलना आता है, नहीं बदलना आता है?
एक भिन्न लेते हैं हम 4 सही 3/2। अब इसको सरल भिन्न में, ये क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा नवोदय में कि वो सरल भिन्न में बदलो। क्या करोगे? सरल भिन्न में कैसे बदलोगे? 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को प्लस कर देंगे। डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे? 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक को डिनोमिनेटर जिसे हर बोलते हैं, हर से मल्टीप्लाई करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं। ठीक है, और रिमेनिंग में डिनोमिनेटर में क्या रहता है? जो पहले से था, हर में वही रहेगा। तो 4 इंटू 2 क्या करेंगे यहां पे? 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 पूर्णांक का किससे मल्टीप्लाई किए? हर से। जोड़ किसको देंगे? अंश को। डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 11/2। आई बात समझ में? तो मिश्र भिन्न को एक सरल भिन्न में बदलना है तो हम ऐसे बदलेंगे। और कोई भी भिन्न हो, भिन्न वाले कोई भी क्वेश्चन हो, यदि संयुक्त भिन्न आ गया है तो सबसे पहले आपकी कोशिश रहेगी कि उसको सरल भिन्न में बदले, और सरल भिन्न में बदलने के बाद ही हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पे जोड़ना हो, घटाना हो, कुछ भी करना हो। यदि संयुक्त भिन्न है तो सबसे पहले आपकी कोशिश यही रहेगी कि संयुक्त भिन्न को हम किस पे? सरल भिन्न में बदल लें। इसके बाद फिर जोड़ना, घटाना, जो भी गुणा या भाग है, जो भी संक्रियाएं यूज करनी है हम उसके बात करेंगे। ठीक है? तो भिन्न वाले में भी जो सिंप्लीफिकेशन का रूल है ऐसे ही चलेगा। सिंप्लीफिकेशन का रूल कैसे चलेगा? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, भिन्न वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, देखना। तो जैसे हम उस पर सॉल्व किए थे ना, सेम पैटर्न से इस पे भी सॉल्व करना होगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन है 6/3 प्लस 3/1 माइनस 2/3। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, अब इनको सॉल्व कैसे किया जाए? ज्यादा नहीं रहेंगे, इनका वेटेज ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन यही क्वेश्चन होते हैं जो सिलेक्शन करवाने के लिए मायने रखते हैं। क्योंकि जो बच्चा पढ़ा होता है वही इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है, ऐसे क्वेश्चंस को। अब इसमें कुछ नहीं है, देखोगे तो भिन्न का घटाना है, भिन्न का जोड़ है, लेकिन इसी पे यदि कंफ्यूज हो गए क्वेश्चन को देख के तो फिर तुम्हारी कहानी वहां से खत्म हो जाती है। अब देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले इन क्वेश्चन पे ऐसे ध्यान देना कि जो सबसे छोटा टर्म हो लास्ट में, हम पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहां पे देखो, 3 प्लस के साथ करें तो 3/, इतना लंबा है। ठीक है, तो इसको हम नहीं करेंगे। पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 माइनस 2/3 को सॉल्व करेंगे यहां पे, और 3 के नीचे यहां पे रखेंगे। तो हम यहां पे क्या किए? 6/3 प्लस 3/, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे कैसे? अब इसका देखो, एक में 2/3 हमें घटाना है। तो हम सबसे पहले हम भिन्नों का जब बताए हैं कि भिन्न के साथ जब भी संक्रियाएं यूज कर रहे हो तो सबसे पहले अच्छा होता है एलसीएम ले लो। इसका डिनोमिनेटर हर कितना है? 3 है। इसका हर कितना है? हम यदि हर नहीं दिया रहे तो हम उस पर 1 ले सकते हैं कभी भी, किसी भी इक्वेशन पे। आई बात समझ में? 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 3 ही आएगा। तो 3 हम करके इसका एलसीएम और एक लाइन कर लेते हैं। अब
सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 1 मैं क्या बताया था, 1 के साथ में 1 लिखो, इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और इसका पहाड़ा पढ़ो कि इतना आ जाए। एक 1 3 जा 3, तो यहां पे क्या लिख देंगे 3। इसके बाद साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस चिन्ह लगा दिए। 2 है यहां पे, तो 2 यहां पे लिखेंगे, इनटू का साइन लगाएंगे और 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 3 आ जाए। 3 1 जा 3, तो कितना आ गया 6/3 प्लस 3/1, 3 जा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना होगा 1/3। अब मैं कल बताया था कि यदि A/B/C होता है तो क्या होता है, C कहां चला जाता है, A के साथ मल्टीप्लाई पे चला जाता है। ठीक है, तो ये 3 कहां चला जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहां। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे 6/3 प्लस ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां पे 3 3 जा 3 इंटू 3 अपान ये 1 रहेगा, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा 6/3 प्लस 3 3 जा 9। आई बात समझ में। अब हम इसको जब जोड़ देंगे, अब यहां पे 1 लिखना ना लिखना कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि यदि 1 है तो आप उसे हटा सकते हो डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो जाएगा 6/12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो आंसर कितना आ गया 1/2। आई बात समझ में। तो यहां पे यदि हम सॉल्व करना स्टार्ट किए तो सबसे पहले क्या देखें कि 6/3 प्लस 3/1 माइनस 2/3 था। तो सबसे पहले हम इस सेक्शन को सॉल्व किए, इस वाले को यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। 3 और 1 का एलसीएम लिए तो 3 आया, हम इसको लिख दिए। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई में क्या होगा, इसका टेबल पढ़ेंगे कि 3 आ जाए, तो 1 3 जा 3। कहां देख रहे तुम लोग, क्या कर रहे हो, जिसको नहीं पढ़ने चुपचाप यहां से निकल जाओ यहां से बेवकूफ। माइनस के साथ में क्या किए, 2 के साथ में मल्टीप्लाई किसका किए, 3 का टेबल पढ़ेंगे, जितनी बार में जाएगा हम वहां पे लिख देंगे 3 1 जा 3 और डिवाइडेड बाय टोटल में जो एलसीएम हमारा आया था 3 हम लिखे ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, तो 3 में 2 चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो हम वही लिख लिए थे 6/, ये 3 यहां पे हो गया, प्लस 3/3 माइनस 2 हुआ 1 आ गया और 3। अब यहां पे A/B/C हो गया, तो ये जब C वाला होता है वो ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहां पे 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, तो 3 प्लस 9 हो गया, तो 3 प्लस 9 6/12 हो गया, और 6/12 को 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर रहे थे डेसिमल फ्रैक्शन की, दशमलव भिन्न की बात किए थे। दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में मैं बताया था कि क्या होता है, जब हर में क्या होता है, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 1,00,000 हो गया, मतलब 10 की घात होनी चाहिए। तो उसका दशमलव में बदलने के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है कि एक की जगह पे दशमलव करो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एक क्या लेते हैं 247 डिवाइडेड बाई 100। इसको कैसे क्या सॉल्व करेंगे, हम क्या लिखेंगे इसको दशमलव के रूप में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जितने जीरो हैं काउंट करते हैं, यदि यहां पे 1, ये ध्यान रखना है कि यहां पे 2 होगा तो हम वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, पहले उसको 1 करना पड़ेगा कट करके।
तो यहां पे सबसे पहले यदि ऐसा है तो 100 है, जिसमें 10 की घात होनी चाहिए, 10 हो, 100 हो, इसी पे 1000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, 10,00,000 हो, जितना भी हो, तो हम उसका कन्वर्ट करके बना सकते हैं। अब इसमें 247/100 है, जीरो कितने हैं इस पे, 1 2। अब जब हम इसको बदलते हैं तो ये ध्यान रखना है कि जितने जीरो होते हैं तो दाएं साइड से, इकाई साइड से उतने अंक पीछे हम दशमलव लगाते हैं। ठीक है, तो 1 2, 2 जीरो है, 1 2, कहां पे दशमलव लगेगा, 2 के बाद, तो 2.47 हो जाएगा इसका। यदि अंक है तो ठीक है, और नहीं है तो हम क्या लगा लेंगे, जीरो, जीरो ऐड कर लेंगे। जैसे मान लो यहां पे क्या है, 46/10,000। ठीक है, अब इसको बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे, जीरो जितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 4। अब यहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2, 2 तो है, 3 4 नहीं है, तो 3 4 की जगह में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जीरो ऐड करेंगे, तो 4 6 लिख लेंगे हम यहां पे। ठीक है, 1 2 हो गया, 3 4, 2 0 3 4, उसके बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, दशमलव को पहले जीरो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सेकेंड हाथ में आपका आता है कि यदि इसी को किस पे बनाना है, भिन्न के रूप में लिखना है, तो हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, जो दशमलव होता है उसका मतलब हम नीचे डिनोमिनेटर में 1 करते हैं, उसके बाद जितने अंक रहते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। अब इसका यदि हम लिखना हो तो हम यहां पे, यहां तक छोड़ देंगे, यहां से क्या लिखेंगे, यहां पे 46 डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या लगाएंगे इसकी जगह पे, 1, ये पॉइंट है, पॉइंट को हम क्या कंसीडर करते हैं, 1 1 2 3 4, कितने जीरो लगा देंगे, 4। तो जो ये लिखा था वही ये लिखा है, और सेम चीजें हम इसमें कन्वर्ट किए थे। ऐसे यदि इसको करना है तो 2.47 है, 247 हम दशमलव यहां से हटा लिए, दशमलव के स्थान पे नीचे, उसके नीचे 1 लिख दिए, और उसके बाद जितने भी अंक है उतने जीरो लगा देंगे यहां पे। इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। आई बात समझ में, अब हम एग्जाम्पल एक और लेते हैं, क्वेश्चंस। हमारा क्या है, 36 डिवाइडेड बाई 20,000 था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, अब यहां पे 2 है, मैं बताया था जब 1 रहेगा तभी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो अब इस 2 को हटाने के लिए हमें जो विभाज्यता का नियम बताए थे सबसे पहले, क्योंकि यदि हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो इसकी जगह में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2। तो हम देखेंगे ऊपर नीचे क्या दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो विभाज्यता के नियम पे हम पढ़े हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 होता है वो संख्या क्या होती है, 2 से विभाजित होती है। तो इस पे ऊपर भी 36 है, यहां पे 0 है, मतलब 2 से ये डिवाइड हो जाएगी। तो 2 1 जा 2, और इसके बाद 0 0 0 0, 2 1 जा 2, 3 में 2 चले गए, 1 बचा, तो ये 16 हो गया, 2 8 जा क्या आ गया, 18/10,000। अब इसको हम बदल सकते हैं, हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, कितने अंक हैं, 1 2 3 4, जीरो कितने हैं, 1 2 3 4, कितने जीरो हैं, 4। तो 4 जीरो है, तो हम क्या करेंगे दशमलव लगाने के लिए, 1 2 तो ऊपर है, और 2 क्या लगाएंगे हम, 1 2 3 4, ये हो गया, यहां पे पॉइंट दशमलव हो गया और 0, तो ये हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यदि आते हैं क्वेश्चन तो इसको दशमलव में या फिर दशमलव वाली संख्या दी हुई है तो उसको हम किस पे, भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है, कॉपी सभी की चेक करेंगे, ध्यान रखना हम जितना लिखवा रहे हैं।
हम आगे देखते हैं, तो आगे क्या है, एकिक नियम, अगला चैप्टर जो था। ये सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं, हम ये आगे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एकिक नियम या तो मैं एकिक नियम पे क्या बता चुका हूं कि यदि हमें किसी एक से ज्यादा वस्तु की कीमत दी हो, क्वांटिटी बताई गई हो, जो भी चीजें हो, एक पैरामीटर ऐसा दिया हो जो एक से ज्यादा बताया हो, और किसी दूसरे पैरामीटर का पूछ रहा हो हमसे, तो हम सबसे पहले किसका निकालेंगे, एक का निकालेंगे। ठीक है। अब जैसे चूंकि ये सारी चीजें बताई गई हैं, हम यहां पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि मान लो हम क्या लिखते हैं, 3/4 किलो तेल 70 में आता है, तो 5 किलो कितने में आएगा। ये 5/2 लिख लो, किलो कितने में आएगा। अब यदि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका जितने का भी दिया है क्वांटिटी, एक ध्यान रखना एक ही पूछी गई हो, कि मतलब जैसे 3/4 किलो का 60 है तो 5/2 कितने में आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 3/4 दिया गया है, लेकिन हमें किसका निकालना है, एक का। चाहे कितने का भी दिया गया हो, हमें सबसे पहले किसका फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक का। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड या एकिक नियम। एकिक मतलब एक होता है, मतलब कुछ भी दिया हो हम एक का निकालेंगे, इसके बाद फिर जो करेंगे। तो एक का निकालने के लिए हम सबसे पहले कितना भी दिया हो उसका एक का निकालने के लिए भाग देते हैं, और जब एक का निकल जाता है उसके बाद ज्यादा निकालना हो कम निकालना हो उसका गुणा करते हैं। आई बात समझ में। तो अब यहां पे देखो, जैसे क्या दिया है, 3/4 किलो तेल की कीमत बराबर कितना है, 60 रुपीज। 3/4 का कितना है, 60। तो यहां पे क्या करेंगे, हम 1 किलो का निकालेंगे। हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही है कि हमें कितने का भी दिया हो एक का निकालना ही निकालना है हमें। एकिक नियम का यही मतलब है, चाहे 3/4 का दिया हो, चाहे 10 का दिया हो, 5 का दिया हो, 0.25 का दिया हो, किसी का भी दिया हो, हमें एक का निकालना है। तो 1 किलो का कितना हो जाएगा, हम क्या बताया कि कितने का भी दिया हो यदि एक का निकालना है तो इसके प्राइस में इसकी क्वांटिटी का भाग देंगे हम। ठीक है। तो 60 क्या हो जाएगा यहां पे, 3/4। अब ये आ गया A/B/C। तो A/B/C में मैं क्या बताया था कि C जो होगा कहां चला जाएगा, ऊपर, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 60 गुणे 4/3 हो जाएगा। ये 3 2 जा 6 0। तो ये 20 का 20 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 80। तो 1 किलो का कितना आ गया, 80 रुपीज। 3/4 किलो का था 60 रुपए, तो 1 किलो का कितना आ गया, 80 रुपीज। अब हमें कितने का पूछा है, 5/2 का। यदि एक का निकल गया और इसके बाद जितने का भी पूछता है हम उसमें क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, तो पहले जितने का भी दिया है यदि एक का निकालने के लिए, यदि हम एक का निकाल रहे हैं तो भाग देंगे, और एक का निकाल लिए और इसके बाद किसी का निकालना है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आई बात समझ में। एक का निकालने के लिए भाग करेंगे। यहां पे देखो जैसे एक का निकाल रहा था तो इसमें इसका भाग दिया था। अब इसके बाद हम जितने निकाल रहे हैं 5/2 का निकाल रहे हैं, तो यदि एक का निकल गया है और 5/2 का निकालना है तो हम इस पे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 5/2 किलो की क्या हो जाएगी, एक का कितना आया 80,
एक वाले में किसका गुणा करेंगे, जिसका हम निकाल रहे हैं, 5/2 कर देंगे, 40, 4 पंचे 20, 200। आई बात समझ में? तो यहां पे एक ही नियम याद रखना है, और ये कि सबसे पहले हमें एक का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी दिया है, जिस क्वांटिटी पे दिया है, हम उसका भाग करेंगे। जैसे यहाँ पे 3/4 किलो तेल की कीमत क्या थी, 60 थी। तो हम 1 किलो तेल की कीमत निकालने के लिए क्या करें, 60 डिवाइडेड बाई क्या किए, ये जो था यहाँ पे उसका भाग कर दिए। आगे बात समझ में? इसका भाग कर दिए। अब भाग किए हैं तो A/B/C के रूप में है यहाँ पे, A/B/C। तो A/B/C है, तो A/B/C जब रहता है तो क्या होता है, C जो होता है ऊपर A वाले के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो यहां पे 60 × 4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो यहां पे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और 0 हो जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 × 4 80 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 किलो की हमारी कीमत मिल गई 80 रुपीज। तो 5/2 किलो का, 5/2 किलो की कीमत क्या होगी, 1 किलो का था 80, तो 80 वाले में 5/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200। ये हमारा आंसर होगा। तो आज हम यहां तक रिवाइज कर रहे हैं। अभी कुछ मोस्ट टॉपिक हैं, वो 1-2 दिन में। चलो एक और कर लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त 7। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त सभी से आता है, हैं? एलसीएम का मतलब क्या होता है, हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, लेटेस्ट कॉमन बोलते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब यह होता है कि कोई ऐसी संख्या उसमें से निकाल के लाते हैं जिसमें से सभी चीजें विभाजित हो जाए, जितने बस नंबर दिए हैं। ठीक है, और एलसीएम का मतलब होता है कि जिन जिन संख्याओं का हम लिए थे एलसीएम निकालने के लिए, उन सभी का ये गुणज हो। तो हम देखते हैं इस पे एलसीएम के लिए। क्या है, 24, 15 और 45 का क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालो तथा एचसीएफ भी निकालो। ठीक है, तो एलसीएम में ध्यान रखना, एलसीएम में तीनों चीजें हम एक साथ लेके चलते हैं। जितने बस दिए रहेंगे उनको सबको एक साथ लेके चलेंगे। छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। 24, 15 और 45। अब सबसे पहले ये देखो कि विभाजित किससे हो। विभाजिता का नियम यदि हम पढ़ाए हैं जो, उसमें क्या बताया है कि सबसे पहले 2 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, जिनके इकाई स्थान पे क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से डिवाइड होंगी। इसके बाद बताया था 3 से। 3 से विभाजित करने के लिए किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो यह संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेके यहां पे चलेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं यहां पे, अब देखो हम तुम लोगों को एग्जाम की दृष्टि से बता रहे हैं।
एग्जाम के उस पे जाना, तो हम अभी तक क्या करते थे, हम यहाँ पे पहले 2 से डिवाइड करते थे, ठीक है, 2 के बाद फिर 3 से करते थे, 4 से करते थे। अब यहाँ पे क्या चीजें देखना, एक चीज ये देखना कि जब हाईएस्ट सभी किससे विभाजित हो रही हैं, तो 2 से 1, इसके अलावा कोई हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना, तो हम 2 को छोड़ देते हैं, ठीक है। ये समझ नहीं आ रहा है तो जो पिछला मेथड है वही याद रखना, 2 को छोड़ देते हैं, हम क्या चलते हैं, 3 से चलते हैं। तो 3 से देखो क्या है, 4 + 2 कितना है, 6, 3 से होगा डिवाइड, 3 2 जा 6, 5 + 1 6, 3 2 जा 6, 5 + 4 9, 3 3 जा 9, 3 से करते हैं तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 4 में 3 गए 1 बचा, 3 5 जा 15, ठीक है। अब 5 से कर लेते हैं यहां पे 3 के बाद, क्योंकि 5 से कौन कौन सी संख्या कट रही है, ये दोनों, 5 से ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, तो कम से कम 2 संख्याएं जिससे कटते हैं हम उसको कंसीडर करके चलते हैं। तो 5, इसका 8 ही जो नहीं कटेगा, यह ध्यान रखना, ये कुछ नहीं करेंगे उसके साथ में, वही सेम चीजें लिख देंगे नीचे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब ये दोनों संख्याएं किसी से कॉमन से कट रही हैं क्या, 3 और 8 कॉमन किसी संख्या से कट रही हैं, नहीं कट रही है। इट मींस यहां पे हम 8 से कटेंगे तो 8 8 1 जा 8 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा, और 3 से कैंसिल करेंगे अगली बार तो 3, यहां पे 1 आ जाएगा, ये सभी में 1 1 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 × 5 × 8 × 3, 360, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, एलसीएम बराबर हो जाएगा। यदि ये समझ नहीं आ रहा है तो जैसे पहले करते थे कि एक एक अंक को लेके 2 से पहले कर लेते 12 आ जाता, फिर 2 से कर लेते 6 आ जाता, उस तरह से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर कोशिश ये करनी है कि कम से कम 2 संख्या कटे ना, तो हमारा जल्दी सॉल्व हो गया, हम परीक्षा की दृष्टि से बता रहे हैं, क्योंकि वहां पे टाइम क्या होता है, कम होता है। अब हम एचसीएफ यहां पे देख रहे हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ के लिए मैं बताया था, हम क्या करते हैं, उसका फैक्टराइजेशन करते हैं एक एक को लेके, और फिर जो कॉमन फैक्टर होता है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले 24 का करेंगे, टू 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 छक्का 12, 2 त्याए 6 और 3 1 कम 3, ठीक है। 24 को हो गया, 24 के बाद क्या है, 15, तो 2 से तो कटेगा नहीं है, तो किससे कटेगा, 3 से, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, और एक क्या है 45, तो 45 का भी अलग से कर लेते हैं। 45 में क्या हो जाएगा, लास्ट में 5 है, 3 से भी कट रहा है, 3 3 1 कम 3, 3 5 15, तो क्या आ गया, सभी का यहां पे हम मल्टीपल लिखते हैं तो 2 × 24 बराबर 2 × 2 × 2 × 3, 15 बराबर 3 × 5, 45 बराबर 3 × 3 × 5। अब यहां पे फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। फैक्टर मतलब क्या होता है कि तीनों में वो संख्या क्या हो, वो फैक्टर क्या हो, कॉमन हो। अब यहां पे बताओ 2 इस पे है क्या, तो इसका मतलब 2 का फैक्टर नहीं बन सकता। हम आगे मूव करते हैं, कौन सा, 3 का लेते हैं, 3 इस पे है, इस पे है, इस पे भी है, तो 3 का फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई संख्या है जो कॉमन है, इसके अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं है। इस पे 2 2 है, ठीक है,
3 था तो हम बना लिए, इस पे 5 बचा है, इन दोनों में 5 है लेकिन ऊपर वाले में 5 नहीं है, तो अब कोई भी नहीं है, तो यहां पे HCF क्या आ जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? हो गया? तो एलसीएम एचसीएफ बन जाएगा सभी से। अब हम सॉल्व कर रहे हैं मॉडल पेपर, जो कि तुम लोग कल सॉल्व कर चुके। नंबर बताया कि नहीं बताया तुम लोगों को? चलो 41 नंबर से है, जो भी लगाए हो तो देख लेना, मिला लेना कि तुम लोग सही किए थे या गलत किए। आंसर सीधे दे दिए होगे लेकिन टिक किए होगे। तो पहला क्वेश्चन है 41, जिसे है 15, 25 और 24 का एलसीएम। 15, 25 और किसका? 24 का एलसीएम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15, 25 और 24 का एलसीएम? एलसीएम निकालने के लिए सेम हम क्या करेंगे, 15, 25 और क्या लिए, 24। हम 3 से पहले किए, 3 पचे 15, ठीक है। 2 से भी हो रहा था, ना हो तो 2 से ही कर लो, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। पर वहां पे ध्यान देना कि कोशिश करना कम से कम 2 संख्या, यदि एक जो नंबर ले रहे हैं उससे विभाजित हो। जैसे यहां पे 3 ले रहे हैं 2 से, तो 2 से सिर्फ एक विभाजित हो रही, कौन सी? 24। तो हम इसको ना लें, हम क्या करेंगे, 3 लेंगे। 3 से लेंगे जब, तो 3 8 24, ठीक है, 3 पचे 15, अरे 25 आ ही गया। अब 5 लेंगे नेक्स्ट, तो 5 1 5, 5 5 25, ये 8 आ गया। अब ये 5 और 8 दोनों किसी भी कॉमन संख्या से विभाज्य नहीं है, इसलिए 5 1 5 हो गया और ये 8 1 8 हो गया। तो इस तरह करेंगे तो हमारा जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 8, आंसर कितना आ गया? 15, 15 पचे 75 और 75 गुणे 8 कितना आ गया? 600। ठीक है, दूसरा क्या है? 41 के बाद 42 नंबर। कोई धन हर वर्ष दोगुना हो जाता है, उसे 8 गुना होने में लगेगा। साधारण ब्याज पढ़े हो? साधारण ब्याज पढ़े हो नहीं पढ़े हो? चलो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं, इसके बाद जैसे खत्म हो रहा है इसके बाद हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 0/6 से गुणा करने पर उत्तर 758.62 आता है। यदि उसी संख्या को 0.06 से गुणा करें तो उत्तर क्या आएगा? अब बताओ, इस पे दशमलव भिन्न वाला क्वेश्चन का लॉजिक है, सिर्फ ये समझने की बात है। सॉल्व भी करके दिखाते हैं और लॉजिकल मेथड भी बताते हैं कि हम कैसे सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और वहां पे सिर्फ सोचने वाला मेथड यूज होगा, ठीक है। सॉल्व करने बैठ जाओगे तो तुम एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाओगे। अब मान लो एक संख्या है
57 गुणे, अब हम यहां पे इस पे नहीं जा रहे हैं पहले, ठीक है। एक एग्जाम्पल लो, मान लो एक संख्या है 57 गुणे 0.1 करते हैं, ठीक है। तो इस पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? दशमलव वाला गुणा बनता है ना, कैसे करते हैं? करके दिखाओ इसको, क्या करते हैं, ये क्या होगा? पांडे जी आता है दशमलव वाला गुणा? हाँ तो करो ना भाई, देख क्या रहे हो? आ गया? किसका आ गया? हो चुका है तुम लोगों का सिलेक्शन। ऐसे लोग वहां 1000 लोग बैठे हैं जो ऐसे देख के बता देंगे कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। इसको वैसे भी दिख रहा है कि हम पहले दशमलव को हम बताए हैं कि यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम दशमलव को कंसीडर नहीं करते हैं, हम पहले इसको छोड़ दिए, ठीक है। इसको मान लिया कि कुछ भी नहीं है। 57 में हम एक का गुणा कर रहे हैं, 57 में एक का गुणा करेंगे कितना आएगा? 57 ही। और इस पे दशमलव के बाद मतलब दशमलव कितने अंक बाद है? तो एक अंक बाद इधर यूनिट स्थान से दशमलव है, तो हम इसके एक अंक बाद यहां पे क्या लगा देंगे? दशमलव। तो 5.7 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसी में यदि हम ऐसा कर देते 57 इंटू 0.01 कर देते तो क्या हो जाता है इसका? अभी जो बता रहे थे क्या मतलब है उस बताने का? क्या होगा इसका? देख के बताओ, सॉल्व करने का नहीं है, ये थोड़ी दिमाग लगाओ। 5.7 आएगा, इसमें भी 5.7, इसमें भी 5.7। 0.57 क्यों होगा? क्योंकि मैं बताया हूं जब ऐसे गुणा करना हो तो हम इसको हटा देते हैं, जितना भी दशमलव हम मानते हैं दशमलव है ही नहीं, हम और दशमलव नहीं होगा तो जिसके बाद 00 एक एक ही बस माना जाएगा। 57 में एक का मल्टीप्लाई करेंगे 57 आएगा, और दशमलव कितने अंक बाद है? तो एक दो अंक बाद दशमलव है, तो एक दो अंक बाद दशमलव रख के यहां पे 0 लगा देंगे, 0.57 आ जाएगा। तो अब तुम्हारा इस पे क्वेश्चन पे क्या दिया है? 43 नंबर, किसी संख्या को 0/6 से गुणा करने पर उत्तर से गुणा करने पर 758.62 आता है, ठीक है। तो इस पे ये पूछ रहा है कि उसी संख्या को 0.06 से गुणा करने पर कितना आएगा? कितना आएगा आंसर? यदि 0.6 से गुणा किए थे तो इतना आया था, तो 0.06 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? उस पे मत देखो, इधर देख के बताओ। जीरो 0.6 से गुणा किए थे तो इतना आया था। दशमलव का सिर्फ खेल है कि दशमलव कहां पे जाएगा। 0.06 से गुणा करेंगे तो ये बताओ, यहां पे दशमलव के बाद एक अंक था, दशमलव के बाद एक अंक था, मतलब एक अंक बाद दशमलव था, तो एक अंक बाद दशमलव था तो दशमलव यहां पे था। यदि यहां पे दो अंक बाद दशमलव हो जाएगा, 6 है, गुणा हम किसी से कर रहे हैं? 6 से ही कर रहे हैं, इस पे भी 6 से गुणा कर रहे हैं, तो दो अंक बाद दशमलव हो जाएगा। तो इस पे जब यहां पे दशमलव था तो एक अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा। यदि यहां पे एक अंक बाद दशमलव था 6 के बाद बस, तो दशमलव यहां पे आ रहा था, तो यहां पे दो अंक बाद दशमलव होगा, तो दो अंक बाद मतलब एक अंक यहां पे था, एक अंक और आगे खिसक जाएगा, तो ये कहां पे आ जाएगा? जैसे यहां पे 0.1 से किए थे तो 5.7 आया था, 0.01 से कर दिए
1 के पहले एक और जीरो लगा दिए तो दशमलव एक और अंक पीछे खिसक गया, तो यहां भी दशमलव क्या होगा, एक अंक पीछे खिसक जाएगा, तो 75.862 आ जाएगा। आई बात समझ में? नहीं। हम क्या किए यहां पे, एक अंक बाद, जैसे यहां पे देख रहे हैं हम, इसलिए यहां पे एग्जांपल लिए हुए हैं, एक अंक के पहले दशमलव था तो हमारा क्या आया था 5.7। कुछ नहीं किए, हम सेम चीजें रखे, 1 ही रखे, जैसे यहां पे 6 है, यहां पे हम 1 था तो यहां भी 1 ही रखे हैं, सिर्फ एक जीरो बढ़ा दिए यहां पे, जैसे यहां पे जीरो बढ़ा है। तो एक जीरो बढ़ाने के बाद एक दो अंक जब हो गया तो हमारा दशमलव खिसक के कहां पे आ गया, एक दो अंक पहले आ गया, यहां पे एक अंक पहले था, यहां पे दो अंक पहले आ गया। अब ये क्या संख्या है यहां पे हमसे मतलब नहीं है, यहां पे क्या बोल रहा है कि 0.6 से गुणा करने पर दशमलव कहां पे था, यहां पे था। तो यदि हम एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, 0.06 कर लेते हैं, तो दशमलव के बाद यहां पे दो अंक हो गए, तो एक दो अंक बाद दशमलव होगा, यहां पे एक अंक बाद दशमलव यहां पे था, तो एक दो अंक बाद दशमलव एक अंक और यहां पे खिसक जाएगा, तो ये यहां पे यहां पे दशमलव लगा था, तो दशमलव यहां से उठ के कहां पे आ जाएगा, इसके पहले आ जाएगा। इसका आंसर सी होगा। अगला क्या है, देव ने 150 आम 4 रुपए प्रति आम के भाव से खरीदे, इसमें से 30 आम सड़ गए, शेष आम को उसने 65 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचा, उसकी लाभ या हानि क्या है। हम एक दिन क्लास में लाभ या हानि वाला चैप्टर बताए थे। लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो कि विक्रय मूल्य ज्यादा हो, क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य कम हो तो लाभ होता है ना। क्यों, क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य कम हो, वही ना है। विक्रय मूल्य ज्यादा है तो क्या होगा, सीधा माइंड से सोचो, हम पेन खरीदने जाते, दुकानदार खरीद के 5 रुपए में लाया है, यदि बेच 4 रुपए में रहा है तो 5 रुपए में यदि खरीदा है 4 रुपए में बेचेगा तो उसको हानि होगा कि लाभ होगा, हानि। और यदि वो 5 रुपए में खरीदा है 6 रुपए में बेच रहा है तो उसको क्या होगा, 1 रुपए का लाभ। तो इस तरह से सोचो, अपने आप को दुकानदार समझ लो, अपने आप को दुकानदार समझ लो और ये सोचो कि हम 5 रुपए में एक पेन लाए और बेच दिए कितने में, 6 में, तो हमें 1 रुपए का लाभ होगा। यदि हम 5 में खरीद के लाए 4 का बेच दिए तो क्या होगा, 1 रुपए का हानि होगा। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर इसमें से देखो क्या है, देव ने 150 आम रुपए 4 प्रति आम की दर से खरीदे, तो कुल उसका एक आम का कितना है 4 रुपए, तो 150 आम का कितना हो जाएगा। यदि एक आम 4 रुपए में खरीद रहे हैं तो 150 आम कितने में खरीदेंगे, क्या करेंगे यहां पे है, करेंगे क्या ये बताओ, करो नहीं गधे। एक पेन खरीदने जाते हैं, मिलता है 5 रुपए का, तो यदि 5 पेन खरीदना हो तो कितने का मिलेगा, दुकान में जाते हैं, एक पेन खरीदते हैं 5 रुपए का देता है, हमें 5 पेन की जरूरत है, कितने रुपए देंगे हम उसको। तो क्या किए हम यहां पे, एकीक नियम में अभी हम क्या पढ़ाए तुम लोगों को, जब एक का दिया हो और इसके बाद जितना भी ज्यादा पूछ रहा हो कम पूछ रहा हो तो वहां पे क्या करते हैं, इनटू करते हैं। जब ज्यादा दिया हो, यदि 150 आम दिया होता और एक का निकालना होता, तो 150 आम का दिया होता 600 रुपए, तो एक का निकालना होता तो हम 600 में 150 का डिवाइड कर देते तो 4 आ जाता। तो एकीक नियम पढ़ने का क्या मतलब हुआ, यहां पे एक आम 4 रुपए में था,
150 आम। तो जब भी यदि एक की बात की गई हो, एक दिया हो और इसके बाद जितना भी ज्यादा हमसे पूछ रहा हो, तो हम वहां पे क्या करेंगे? हम वहां पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। खिसक जाओ, बैठ जाओ वहीं पे। मल्टीप्लाई करेंगे। तो देव ने कितने लिए थे? 150 आम लिए थे। एक आम की कीमत थी 4 रुपए, तो 150 आम की कितनी हो गई? 600 रुपए। 600 हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब आगे क्या बोलता है? इसमें से 30 आम सड़ गए। 30 आम सड़ गए तो कितने बचे? 150 में से 30 आम खराब हो गए, निकाल के फेंक दिए, तो कितने बचे आम? क्या करेंगे? पांच पेन थे, 5 पेन में से 2 पेन खत्म हो गए, स्याही खत्म हो गई। क्या करोगे वहां पे? कितने पेन बचेंगे तुम्हारे पास? 3। तो क्या किए वहां पे 5 में से? बचे हुए आम यदि हमें निकालना है तो देखो यहां पे टोटल आम कितने थे? 150। 150 थे। 50 में से खराब कितने हो गए जिनको हम बाहर फेंक दिए? जो हम बाहर फेंक देंगे उसको माइनस करेंगे ना उस पे, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 30। तो बचे हुए आम कितने हो जाएंगे? 120। अब क्या बोल रहा है कि शेष आम को उसने 65 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचा। अब एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो हम इसको किस पे कन्वर्ट कर लेंगे? दर्जन में। ठीक है। बचे हुए आम 120 बटे क्या हो जाएगा? 12। एक दर्जन में जितने बस होते हैं मुझसे भाग दे देंगे तो यहां पे क्या निकल जाएगा? दर्जन निकल जाएगा। तो 120 बटे 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। ठीक है। अब क्या करता है वो? एक दर्जन कितने में बेचता है? 65 रुपए में। एक दर्जन का विक्रय मूल्य कितना है? 65 दिया है, तो 10 दर्जन का कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? कितना होगा? क्या करेंगे? है? एक दर्जन का दिया हुआ है। अभी हम क्या बता रहे हैं बार बार से? ऐकिक नियम में हम क्या पढ़े कि यदि एक का दिया है, चाहे इसके बाद ज्यादा का निकालना हो या कम का निकालना हो, क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई। तो जब यहां पे एक दर्जन का दिया है 65 रुपए, तो 10 दर्जन का निकालने के लिए क्या करेंगे? एक दर्जन का था 65, एक दर्जन का हम लिख लिए 65, और कितने दर्जन का निकाल रहे हैं? 10 दर्जन का। तो 10 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? 600। अब यहां पे क्रय मूल्य हमारा कितना था? 600। विक्रय मूल्य कितना है? हम खरीदे थे 600 में, बेच कितने में दिए? 650। तो लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य था 650, क्रय मूल्य था 600। तो कितना आ गया? 650 में 600 घटेंगे तो 50। तो 50 रुपए लाभ आंसर आएगा हमारा। ऐकिक नियम हर एक जगह पे यूज होगा, ये ध्यान रखो। ऐकिक नियम यदि आता है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल सॉल्व इन अ इजी वे। ऐकिक नियम, चाहे ज्यादा दिया हो और एक का निकालना हो तो हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। ज्यादा या कम, कुछ कितना भी दिया हो, जब हम एक का निकालते, एक चीज याद रखो कि जब एक का निकालते हैं तो भाग करते हैं,
और यदि एक का दिया है उसके बाद कितने का भी निकाले तो हम एक वाले में गुणा करते हैं। यही ऐकिक नियम है। ये हमेशा चीजें बार बार रिपीट होगी, कक्षाएं बढ़ेगी लेकिन ये चीजें नहीं बदलेगी। आई बात समझ में? तो यहां भी जैसे ऐकिक नियम निकाल रहे थे, एक काम का था 4 रुपए, तो 150 में एक का दिया है यहां पे 150 का, तो मैं वही बोला कि जब एक का दिया हो और ज्यादा का निकालना हो या कम का निकालना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। किस पे? एक आम का 4 रुपए था तो एक आम का, और जितने आम का निकालना था 150 आम का, तो 150 आम से मल्टीप्लाई कर दिए तो 600 हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब उसमें यह बोला कि जो बचे हुए आम है, मतलब वो ला रहा था तो 30 आम सड़ गए रास्ते पे, तो जो सड़ गए तो उसको तो निकाल के फेंक दिया, तो निकाल के फेंक दिया तो बचे कितने उसके पास, 150 टोटल थे, उसमें से 30 निकाल के फेंक दिया, सड़ गए तो बचे 120। 120 में कितने दर्जन होंगे? 12 दर्जन। क्योंकि एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 दर्जन होंगे कि 10 दर्जन होंगे? एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो जब हमें ऐसी चीजें निकालनी हो तो हम क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ में से जितना एक दर्जन में होता है 12, उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ दर्जन। 10 दर्जन आ गया। तो एक दर्जन का चूंकि दिया है विक्रय मूल्य कितना है, 65, तो 10 दर्जन का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अब सेम यहां पे एक नियम, एक का दिया है 65 तो 10 का निकालना है, तो एक का 65 था इंटू 10 का निकाल रहे हैं तो 650, तो विक्रय मूल्य आ गया 650। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ हमारा आ गया कितना, 50। अब अगला क्वेश्चन है 45। इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन, एक हॉस्टल में 960 विद्यार्थियों के लिए 40 दिनों के लिए खाना है। ठीक है, 960 विद्यार्थी कितने दिन खाते हैं? 40 दिन। बताओ 1200 विद्यार्थी के लिए, अब 960 थे उसमें से कुछ विद्यार्थी और आ गए, कितने हो गए? 1200। तो बताओ खाना जल्दी खत्म हो जाएगा या फिर देर से खत्म हो गया? जल्दी खत्म होगा, क्योंकि पहले 960 विद्यार्थी जो खा रहे थे उसमें से और विद्यार्थी आ जाएंगे तो उस खाने को जल्दी खत्म हो जाएगा खाएंगे तो कितना खाएंगे? हम अभी कल पढ़ा रहे थे आपका ऐकिक नियम, उसी में एक था कि कार, यदि ये वाला क्वेश्चन था ना, करवाए थे कि यदि 5 आदमी मिलके 4 दिन में किसी काम को करते हैं, उसी काम को 6 आदमी मिलके कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला लिखवाए थे, m1 d1 इक्वल टू m2 d2, ये फार्मूला था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन जरूर आएंगे। जैसे अब कोई काम था, 5 आदमी थे, एक ही काम था, मान लो यहां की छपाई करनी थी, 5 आदमी 4 दिन में कर लेते थे। ठीक है, तो यदि मान लो 2 आदमी और बढ़ जाते, 7 आदमी आ जाते, तो वो काम पहले कर लेते कि बाद में करते? पहले कर लेते। इतनी बात तो समझ में आती है। तो इसी वजह से जो मैन होता है और डे होते हैं, उन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरा वाला भी मैन और डे जो होता है मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कार्य होता है। ठीक है, इसमें भी कार्य ही दिया गया है। तो क्या बोला गया है कि 960 विद्यार्थी, मतलब m1 कितने हैं पहले? 960। d1 कितने दिन में खत्म कर लेते हैं? 40 दिन में। ठीक है, m2 कितने हो गए? क्या बोलता है कि 1200, यदि विद्यार्थी की संख्या बढ़ जाती है कितने हो जाते हैं? 1200। तो d2 की संख्या बताओ। फार्मूला हम यही यूज करेंगे,
m1 d1 इक्वल टू m2 d2। m1 कितना है 960, 960 गुड़े d1 कितना है 40 बराबर m2 कितना है 1200 गुड़े d2 कितना है हमें पता ही नहीं है, d2 निकालना है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो ये जीरो वाला कैंसिलेशन का रूल ध्यान रखना कि इधर ये दोनों मल्टीप्लाई में, कोई प्लस में होता तो ना होता, ध्यान रखना यहाँ पे प्लस में होता तो ना होता, जब तक कि दोनों तो मेरे मल्टीप्लाई और डिवाइड में है तो दोनों साइड से कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे देखो दोनों साइड में मल्टीप्लाई में है तो 1 0 1 0 ये कैंसिल, 1 0 1 0 ये कैंसिल, ठीक है, हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। अब 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, दोनों साइड से यदि मल्टीप्लाई में है तो हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कॉमन संख्या से। और इसका 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो d2 कितना है हमारा, d2 बराबर 32 दिन। यह हमारा आंसर हो जाएगा। हम वहां पे भाग देते नहीं बैठेंगे, नहीं तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके और खत्म कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पे क्या किए हम, 960 विद्यार्थी, कितने दिन का खाना था 40 डेज का, ठीक है। तो सेम खाना नहीं बदला है, मतलब खाना उतना ही है। जैसे मैं एक इस रूम की एग्जांपल लिया था कि एक रूम की छपाई करनी है, 5 विद्यार्थी हैं, 5 लेबर हैं, 5 लेबर मिलकर 4 दिन में करते हैं, 2 लेबर और आ जाते हैं तो लगभग 3 या जो भी दिन होगा उससे पहले कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे कैंसिल कैसे किए ये समझ में आ गया। m1 d1 इक्वल टू m2 d2, m1 960 था गुड़े 40 d1 था बराबर 1200 गुड़े d2। अब जब LHS और RHS में मल्टीप्लाई हो, ध्यान रखना एक चीज याद रखना कि मल्टीप्लाई, यहां पे देखो दोनों साइड में क्या है, इधर भी मल्टीप्लाई है इधर भी मल्टीप्लाई है, प्लस और माइनस होता तो बिल्कुल कैंसिल मत करना, सब गलत हो जाएगा। पहले प्लस माइनस सॉल्व करना, इसके बाद फिर कैंसिल आउट का नियम लगाना। तो यहां पे क्या था कि लास्ट में 0 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, ये कट गया, अब हमारा बचा 12। अब 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, कॉमन संख्या से कैंसिल कर रहे हैं 4 से, 4 1 कम 4, 4 3 12। अब 3 आ गया, 3 1 कम 3, 3 त्रिकाई 9 ये हो जाएगा, 9 में 9 गए 0, 6 आया, 3 दूनी 6, तो ये क्या आ गया 32। तो d2 की वैल्यू कितनी आ गई 32 डेज। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 वर्ष है। यदि शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो यह औसत 16 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की उम्र क्या है। अब इस पे तुम लोगों को थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत है। 20 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत उम्र क्या है 15, ठीक है। यदि एक शिक्षक आ जाता है तो यह जो 15 थी वो कितनी हो जाती है, कितने से बढ़ जाती है, 1 से 16 हो जाती है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है इस पे। औसत वाला क्वेश्चन पढ़े हो तुम लोग, नहीं पढ़े हो अभी? हाँ, औसत क्या होता है, औसत क्या होता है? औसत क्या होता है? हाँ,
यदि सिंपल सा लगाने के मेथड से जाओगे, हम दोनों मेथड अभी लेके डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हम पहले क्या मानते हैं कि 20 विद्यार्थी थे, ठीक है। उनकी औसत उम्र कितनी थी? नहीं 20 नहीं थे, कितने? हाँ 20 विद्यार्थियों की औसत उम्र कितनी थी? 15 वर्ष। तो सभी के मिला के उम्र कितनी हो गई? क्या करेंगे? 20 विद्यार्थियों की, अभी तुम लोग औसत उम्र कितनी है? 15 है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? ये जो लिखा हुआ है 20 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? एक विद्यार्थी की उम्र कितनी है यहां पे? 15 साल। इसका मतलब यह होता है कि हर एक विद्यार्थी, 20 विद्यार्थी हैं और 20 का लगभग उम्र सभी का कितना कितना है? 15 है। आ रही बात समझ में? औसत का मतलब यही है कि जैसे तुम्हारा 12 हो, इसका 11 हो, इसका 10 हो, इसका 8 हो, इसका 11 हो, इसका 12 हो, सभी को बोल दिया कि हम औसत उम्र कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, इनकी सभी की औसत उम्र 12 साल है। इसका मतलब यह है कि इसका भी 12 है, इसका भी 12 है, तुम्हारा भी 12 है, सभी का 12 है, ठीक है। इसका मतलब यह होता है। हमें नहीं पता है कि उनका, क्योंकि हम औसत निकालते हैं तो कुल आयु बटे कुल संख्या कर देते हैं, ठीक है। तो वहां पे औसत उम्र आ जाती है। तो कुल उम्र कितनी हो जाएगी? कुल उम्र कितनी हो जाएगी? 15 गुणे कितने बच्चे हैं? 300 हो जाएगा। अब क्या बोलता है क्वेश्चन कि यदि एक और विद्यार्थी, एक शिक्षक इसी पे बढ़ जाता है तो औसत आयु कितनी हो जाती है? 16 वर्ष। यदि एक शिक्षक इस पे आ जाएगा तो कितने लोगों का औसत आयु होगी? 20 में एक ऐड हो जाएगा शिक्षक, 20 में एक शिक्षक ऐड होगा ना, तो 21 की हो जाएगी। 21 की औसत आयु कितना है? कितना बताया गया है? 16, ठीक है। तो ये कुल आयु कितनी हो जाएगी? 16 गुणे 21 होगी। यदि 21 लोगों की सभी की 16 हम मान रहे हैं औसत, तो कितना 21 गुणे 16 होगा? आ रहे बात समझ नहीं आ रही है? तो इतना कितना हो जाएगा ये? 336 हो गया। अब ये विद्यार्थियों का 300 था, कुल विद्यार्थी 20 थे, उनका 300 था। इसमें शिक्षक को मिला के कितना हो गया? 336, शिक्षक और विद्यार्थी को मिला के। तो यदि इनमें से विद्यार्थियों की हटा दें तो शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी? शिक्षक की आयु बराबर कितना हो जाएगा? 336 माइनस 300 बराबर कितना आएगा? 36। ये तो एक मेथड हुआ, ठीक है। अब तुम लोग इसको देख के कैसे सॉल्व करोगे? यहां पे कि हम देखें और सॉल्व कर लिए। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे ये दिमाग लगाओगे, देखो कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिसकी सभी की आयु कितनी है? 15, ठीक है। ये वाला सभी को समझ में आ गया? नहीं आया? ये वाला जो बताया है, ये समझ में आ गया ना? क्या था कि 20 विद्यार्थी थे, सभी की औसत आयु कितनी थी? 15 थी, ठीक है। तो कुल उम्र जो हम निकालेंगे, कुल उम्र कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों की? 300। उसमें से एक शिक्षक को ऐड करके 21 हो जाएंगे और उनकी औसत आयु इसमें बताया कितनी हो जाती है? 16। तो कुल आयु शिक्षक को मिला के कितनी हो जाएगी? 16 गुणे 21 बराबर
36। तो शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी? 336 माइनस 300 तो कितना हो जाएगा? आएगा हमारे पास 36। अब इसको यदि देख के सॉल्व करना हो अपने माइंड पे, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ कल है आएगा। आशीष शायद वहीं है, लागत है। आशीष से तो बात करें ना, वो कल आशीष से तो फोन लगा, ना शायद वहीं है वो। हाँ हाँ, अब इसमें क्या था कि बच्चों की 20 बच्चों की औसत आयु कितनी थी? 15। तो वो तो 15 रहेगी ही, ठीक है, 15 कहीं जाएगा नहीं। 20 बच्चे जो थे, जो एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो औसत आयु कितने से बढ़ जा रही है? 1 से, ठीक है। तो 15 पहले था, जब 20 बच्चे थे तो उनका 15-15 सभी का था, तो 15 तो रहेगा ही। जब एक और मिल गया, टीचर मिल गया, 21 हो गया, तो सभी की आयु कितनी बढ़ गई? 1-1 साल। तो 15 से कितना बढ़ गया? 1-1 साल, मतलब 21 बढ़ा होगा, तब 1-1 सभी में बढ़ा, ठीक है। तो 15 और 21 ये हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 साल। थोड़ा सा दीजिएगा, मैं ले लूंगा बाद में। थैंक यू। हाँ ठीक है। तो यदि हम थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे तो देखो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारा क्या था? सिंपल सा कि सभी बच्चों की औसत आयु कितनी थी? 15 साल थी। ये सोचने वाली बात थी कि सभी की आयु 15 साल है। औसत में जितना बढ़ता है, मान लो ये बोला होता कि 17 साल बढ़ गया होता, 17 साल हो गई होती, तो हम फिर क्या करते? वहां पे 15 से कितने बढ़ते? 2-2 बढ़ते, तो 21 दूना 42 हम जोड़ देते, 2-2 जितना बढ़ा होता तो। लंच का टाइम हो गया क्या? चलो ठीक है। तो ये वाला इसको इस मेथड से समझ के और करोगे तो बेटर होगा। इसको एक बार और समझ लो कि जो 15 था एवरेज आई थी सभी बच्चों की, और ये 21 जो था बढ़ी हुई आयु है। तो हम ये मानते हैं कि जो शामिल हुआ 21वां पर्सन, उसका भी 15 पहले हम मानते हैं, और बढ़ कितने से गया? 1 से बढ़ गया, क्योंकि 15 की जगह पे औसत आयु कितनी हो गई? 16 है, तो 21 में 16 1 बढ़ा होगा, तो ये 21 बढ़ा, तो 15 और 21 को ऐड करके कितना हो जाएगा? 36। आ रही बात समझ में? चलो ठीक है, लंच कर लो, इसके बाद फिर